तो जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है हमारा, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, तो बेसिकली जो क्रॉस प्रोडक्ट है ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट। एंड ये क्या क्या चीजें निकालने में हेल्प कर सकता है ना। तो वो चीज के ऊपर आता है ये। ठीक है, तो सबसे पहला तो परपेंडिकुलर वेक्टर टू गिवन बोथ वेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, राइट, ये ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, ये कल हमने देखा था, राइट। तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो है ये दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। तो अगर दो वेक्टर्स को अगर प्लेन डिफाइन कर रहा है, ठीक है, मतलब दो वेक्टर मिलके एक प्लेन डिफाइन करेंगे, है ना, तो उस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे को वेक्टर मिल जाएगा। अब उसका यूनिट वेक्टर बनाना तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, कोई भी मैग्नीट्यूड का चाहिए तो यूनिट वेक्टर बना के उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से हमें सब कुछ मिलता रहेगा, राइट। तो ये फर्स्ट चीज है, ठीक है, कि क्रॉस प्रोडक्ट देता क्या है हमें, दो गिवन वेक्टर्स का जो प्लेन डिफाइन होता है, राइट। जैसे कि ये, तो ये दो वेक्टर्स हैं, तो दो वेक्टर्स मिलके हमेशा एक प्लेन डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये वाला जो वेक्टर होगा जो बाहर की तरफ आ रहा है या अंदर की तरफ जा रहा है, ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जो हमें दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट देगा। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। सेकंड, जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा, राइट। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, एंड साथ में आ जाएगा एन कैप का मैग्नीट्यूड। और एन कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा, है ना। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है अपने को ये देखना। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है अपने को ये देखना। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर बनाया बी वेक्टर, एंड इन दोनों को ज्वाइन करके हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट्स से दिस इज हाइट h। अब इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो लेंथ है ये तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। नाउ इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल में h बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो h क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये आ गया, राइट। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ठीक है, दैट इज नथिंग बट बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इंटू हाइट क्या है, h, राइट, दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो ये आ गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, दैट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम होगा, जो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मिलके ए पैरेललोग्राम डिफाइन कर रहे हैं, उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, राइट, वो एरिया क्या होगा, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, दैट्स इट। एग्जांपल, वो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, डिफाइंड बाय ए वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, राइट।
तो मैंने क्या किया, पहले इनका किया क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो वो आ गया आई कैप जे कैप के कैप। ए वेक्टर पहले है तो 1 1 -1, बी वेक्टर बाद में 2 -1 3, तो आई कैप इंटू, ठीक है, 3 -1 माइनस जे कैप इंटू 3 +2, माइनस और माइनस +2, तो 3 +2 प्लस के कैप इंटू -1 -2, ठीक है, दैट इज -3, ठीक है। तो ये आ गया 2 आई कैप प्लस -5 जे कैप -3 के कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब मेरे को निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाएगा 2 आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप का मैग्नीट्यूड, एंड दैट इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, नेगेटिव साइन हट जाएगा, 3 का स्क्वायर होने से नेगेटिव साइन कट जाएगा, स्क्वायरिंग होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज 2 का स्क्वायर 4 25 एंड प्लस 9 स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया 13 ऐड किया तो 38, तो रूट 38 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो साथ में यूनिट स्क्वायर आएगा। तो दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम डिफाइंड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कुछ नहीं करना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करना। क्यों आया, रीजन क्लियर हुआ, राइट? ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, प्लीज नोट करो। कर दो। चलो अब देखो थर्ड पॉइंट, ठीक है, ये पहला आ गया हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर, सेकंड आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर मेरा ये ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, राइट, तो इन दोनों को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनेगा। अब पैरेललोग्राम नहीं बनाया, ट्रायंगल बनाया, तो अब ध्यान से देखो, जो ट्रायंगल होगा वो एक्चुअली में पैरेललोग्राम का हाफ होगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया, और वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का हाफ कर दो, ए वेक्टर बी वेक्टर से जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है, ऑनलाइन? यस सर। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, लेट से रैंडमली मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है, मैंने रैंडमली एक क्वाड्रिलेटरल बनाया। नाउ मेरे को इसका दो डायगोनल D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर दे रखा है, ऊपर और नीचे हो डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ता, मतलब डायगोनल के वेक्टर्स दे रखे हैं। तो डायगोनल के वेक्टर्स को यूज करके मैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालूंगा, राइट? अब ये समझो कि मैंने क्या किया, D2 के पैरेलल एक लाइन लगाई इधर, ठीक है, एंड एक इधर, ठीक, फिर D1 के पैरेलल लाइन लगाई बी से एंड डी से, राइट। तो अब ध्यान से एक चीज को समझो, ये जो बड़ा पैरेललोग्राम बना, क्योंकि इसके पैरेलल ये लाइन, इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये दोनों पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल ये वाली लाइन, इसके पैरेलल ये वाली लाइन, तो ये भी दोनों पैरेलल, तो बड़ा वाला जो बना वो इट्स ए पैरेललोग्राम, राइट। और ये मैंने रैंडम एक पैरेलल अपना क्वाड्रिलेटरल लिया, इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम। जो क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, इट्स रैंडम, राइट। ये कुछ भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है, बट डायगोनल्स के पैरेलल मैंने लाइंस लगा के एक बड़ा पैरेललोग्राम बना लिया। अब ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये इसका डायगोनल है, तो ये एरिया इक्वल होंगे, ये एरिया इक्वल होंगे, ये एरिया इक्वल होंगे, ये एरिया इक्वल होंगे, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो बड़े वाले पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। और अब देखो, ये अगर D2 वेक्टर है तो ये भी D2 वेक्टर, ये अगर D1 वेक्टर है तो ये भी D1 वेक्टर, तो बड़ा वाला पैरेललोग्राम की जो साइड्स आ रही है वो आ रही है D1 वेक्टर,
एंड D2 वेक्टर। हाँ या ना? तो बड़े वाले पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा? बड़े वाले पैरेललोग्राम का D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसका हाफ करेंगे तो हमें अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल का, जो कि एग्जैक्टली हाफ हाफ है, अंदर वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो हाफ ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मॉड गिव्स मी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसकी डायगोनल D1 वेक्टर एंड D2 वेक्टर है। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट, नोट सर करो ये। हाँ जी सर बोलो। एरिया हाफ कैसे है? फोर्थ वाला बता दो। देखो 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 देखो, मैंने क्या किया, ये क्वाड्रिलेटरल लिया, ये D1 वेक्टर गिवन है, D2 वेक्टर गिवन है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल की दोनों डायगोनल्स के वेक्टर मेरे को गिवन है। ठीक है, अब मैंने D2 वेक्टर के पैरेलल लाइन लगाई A से एंड C से, D1 वेक्टर के पैरेलल लाइन लगाई D से एंड B से, तो ये बाहर वाला जो बड़े वाली चीज बनी, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है? यस सर। राइट। अब इसकी ये बड़ा वाला जो पैरेललोग्राम आया, इसका एक साइड D1 वेक्टर है, दूसरी वाली साइड D2 वेक्टर है, तो बड़े वाले पैरेललोग्राम का जो एरिया आया वो है D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाफ नहीं, ये आया मैग्नीट्यूड। हाँ या ना? यस सर। कुलिश, यस सर। अब मेरे को ये बता भाई, ये जो लाइन है ये तीनों की तीनों पैरेलल है ना? यस सर। ऐसे ही ये भी तीनों की तीनों पैरेलल हैं, तो ये जो बनेगा ये भी पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी पैरेललोग्राम बनेगा, ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। यस और सर। ये सारे के सारे, ये डायगोनल है इसकी पैरेललोग्राम की, तो ये दोनों एरिया बराबर हो जाएंगे। यस सर। तो ये जो एरिया आएगा ये हाफ ऑफ द, ये वाला पैरेललोग्राम, ऐसे ये जो एरिया आएगा ये हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये जो एरिया आएगा हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम, एंड ये एरिया जो आएगा हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होगा ये बड़े वाले पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। यस राइट, तो ये हाफ आ गया, तो ये आया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, क्लियर है अभी? यस सर। चलो शाबाश, नोट कर लो। देखो हाँ जी, तो नेक्स्ट इज डायरेक्शन रेशियो, जो कि आएगा डायरेक्शन कोसाइन से। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। हमने याद करो क्या बोला था कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर दे रखा है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया तो वो हमें क्या देगा? डायरेक्शन कोसाइन। आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, एक तो ये चीज आ गई। फिर हमने ये बोला था कि अगर एक वेक्टर का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल दे रखा है, अल्फा बीटा गामा स्टैंडर्ड, तो उनके कॉस अगर हम करेंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दैट इन इटसेल्फ इज नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइन, यानी कि वो उसका अगर वेक्टर बनाएंगे तो वो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड हमारा एक स्टेटमेंट आई थी, cos के अल्फा प्लस cos के बीटा प्लस cos के गामा इज 1। दैट मींस कि अगर तीनों एंगल में से कोई भी दो एंगल अगर हमें पता है तो तीसरा वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज 1। तो डायरेक्शन कोसाइन के तीन कंपोनेंट्स जो हैं, एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला, जेड एक्सिस वाला, इनमें से कोई भी दो पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज थी डायरेक्शन कोसाइन। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, उसको उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, यू विल गेट द डायरेक्शन कोसाइन। राइट, अब व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? यार इसके अंदर ये, हाँ जी सर आपने सेकंड स्टेटमेंट कौन सी दी थी कि कोई भी एंगल होंगे और उन्हें हम कॉस करेंगे? फिर तो जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा होगा वही डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट करेगा ना, डीसी। हाँ जी ठीक है सर। राइट, अब डायरेक्शन रेशियो वर्ड के अंदर ये वर्ड के ऊपर ऑब्जर्वेशन लो। ठीक है ना, इसको ऑब्जर्व करो।
तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन की अगर रेशियो मेंटेन करके अगर हम चलेंगे तो जो भी चीज हमें मिलेगी उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो मेंटेन करके चलना, रेशियो चेंज नहीं करना चाहिए। अब मान लो मेरे पास दो चीजें हैं ए एंड बी, तो इनका रेशियो क्या है? ए रेशियो बी। अब यार इनका रेशियो चेंज तब नहीं करेगा जब मैं इन दोनों को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट? तो अगर मैंने इसको अल्फा ए एंड अल्फा बी कर दिया, अभी भी रेशियो क्या रहेगी? सेम। तो बेसिकली अगर मैं गिवन क्वांटिटी को सेम वेरिएबल से या सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो रेशियो मेरी चेंज नहीं करती है, राइट? तो डायरेक्शन कोसाइंस की रेशियो चेंज ना करे, इसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइंस के तीनों वाले जो फैक्टर्स हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तीनों कंपोनेंट्स जो हैं डायरेक्शन कोसाइन के, उनको सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो आएगा, अब वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। लैम्डा को 2 ले लिया तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा, तो पहली बात तो वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं होगा, लेकिन उनका रेशियो सेम होगा, रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो उनको बोलेंगे हम डायरेक्शन रेशियो। तो बेसिकली एक सिंपल स्टेटमेंट है, लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन कोसाइंस इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियो, दैट्स इट। डेफिनेशन क्या है इसकी? कि रेशियो मेंटेन होनी चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि देखो रेशियो मेंटेन्ड है ना तो डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी। क्यों नहीं चेंज करेगी? अब इसका रीजन समझो, ठीक है? देखो मान लो मेरे पास डायरेक्शन जो कोसाइंस है, ठीक है, दे आर 2/3, 1/3, 2/3। अज्यूम करो ये एलएमएन है, यहां cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, राइट? स्क्वायर करके ऐड करोगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 + 4 9, और नीचे 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9, तो कट के 1। तो यस अल्फा स्क्वायर मतलब ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या आ रहा है? 1। तो यस ये किसी ना किसी वेक्टर के डायरेक्शन को सेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब सोचो इसको मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, अब अच्छा ये क्या बनाता है? यूनिट वेक्टर। ये क्या बनाता है? यूनिट वेक्टर। तो 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन जो है, अब मैंने तुम्हें बताया, याद करो मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो जो है ये वेक्टर एंड 3D के अंदर लिंक प्रोवाइड करते हैं, राइट? अब देखो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, राइट, और ये आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली फॉर्म में। ये सॉरी ये वेक्टर फॉर्म है, आई कैप जे कैप, और इसका एलिमेंट अगर हमने ले लिया ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली फॉर्म में आ गया, तो इंटरचेंजेबल है, तो ये लिंक प्रोवाइड करेगा हमारा। अब सोचो कि डायरेक्शन को साइंस के थ्रू अगर मैंने वेक्टर बनाया वो यूनिट वेक्टर होगा। अब अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्शन कोसाइन को, तो लैम्डा टाइम्स 2/3, 1/3, 2/3, दैट इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। तो यार ये तो स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर हो गया, ये तो स्केलर मल्टीपल हो गया, और स्केलर मल्टीपल से डायरेक्शन चेंज नहीं करती। तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो की डायरेक्शन क्या रहती है? सेम, बट लेंथ चेंज कर जाती है बस, वो लैम्डा के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज करेगी मेरा डायरेक्शन रेशियो की लेंथ मैग्नीट्यूड चेंज करता रहेगा। अब जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा मिलेगा मेरे को डायरेक्शन रेशियो। तो लैम्डा की वैल्यू 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, -1, -2, -3, फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सबकी रेशियो क्या रहेगी? सेम। डायरेक्शन कोसाइन के विद रिस्पेक्ट टू रेशियो सेम रहेगी, तो वो सारे के सारे डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक डायरेक्शन के डायरेक्शन रेशियोस कितने होते हैं? इनफाइनाइट। जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा वैसे वैसे डायरेक्शन रेशियो चेंज करता रहेगा, लेकिन उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो एक ही होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन कितने होंगे? एक। आई होप ये चीज क्लियर है, राइट? तो एज लैम्डा चेंजेस, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो changes but direction remains same as basic ratio remains same, therefore infinite direction ratios exist। ठीक है, जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगा infinite direction ratios exist as lambda changes, but
डायरेक्शन कोसाइन रिमेन्स सेम, डायरेक्शन कोसाइन नहीं चेंज करता, वो तो यूनिट वेक्टर है, वो तो वही रहेगा। आई होप क्लियर हुआ, राइट? अब देखो एग्जांपल, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट? वो बोल रहा है इसका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो निकालो। अब डायरेक्शन रेशियो तो इनफाइनाइट होते हैं, तो यार इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे? वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो निकालो, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो निकालो। अब देखो इधर तो हमने क्या किया, इसका डायरेक्शन कोसाइन ढूंढने के लिए इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा? ठीक है, दैट इज, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? ठीक है, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्या आ गया? 29 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 29 से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 2 बाय 29 रूट 29, 3 बाय रूट 29 एंड 4 बाय रूट 29। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। अब इसी का लैम्डा टाइम्स कर दोगे 2 बाय रूट 29, 3 बाय रूट 29, 4 बाय रूट 29, ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अब लैम्डा कुछ भी हो सकता है, तो लैम्डा तो यार रूट 29 भी हो सकता है, तो लैम्डा अगर रूट 29 हो गया तो वापस ये क्या बन जाएगा? तो डायरेक्शन रेशियो, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएगा? 2, 3, 4। हाँ जाना, इफ लैम्डा इज रूट 29, लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है ना? तो 2, 3, 4 तो मेरा ओरिजिनल वेक्टर था, तो कहने का मतलब ये है कि जो वेक्टर इटसेल्फ है वो डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, बात खत्म। तो वेक्टर इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन रेशियो, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो, नॉट ऑल दी, क्योंकि है तो इनफाइनाइट, तो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिट वेक्टर वाले रहेगा। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर Yes, हुआ? sir. राइट, नोट Yes, करो, sir. करो करो करो, नोट करो। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है इसका, ठीक है, वो देखो जरा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आता है। मतलब दो वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस जो हैं वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स whose डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय these two equations। राइट, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमें दो मिलेंगे एलिमेंट, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, और वो दो एलिमेंट के जो वेक्टर्स बनेंगे उन वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। बात समझे? राइट, सिंपल। नाउ अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि यार वेरिएबल कितने हैं? 3 एलिमेंट है ना, 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन, हमें तो वैसे भी एलिमेंट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो एलिमेंट का रेशियो चाहिए। राइट, तो हम रेशियो को निकालने के ऊपर जाएंगे। अब वो रेशियो कैसे निकालना है? दो तरीके। ठीक है, पहला मेथड 1, क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को एक
वेरिएबल से डिवाइड कर दो, राइट। लेट्स से मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया 3l/n प्लस m/n प्लस 5 इक्वल टू 0। अब l और n का रेशियो मिल जाए तो उसको इसमें पुट करके m और n का रेशियो निकाल लूंगा, तो lmn का कंबाइंड रेशियो निकाल सकता हूं मैं, राइट। तो मैंने क्या किया, l/n को अल्फा ले लिया, m/n को बीटा ले लिया, तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये समझे। अब सेम, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, अब इसको n से नहीं डिवाइड करेंगे, इसको n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो इसको n स्क्वायर से डिवाइड करके क्या बना 6mn/n स्क्वायर माइनस 2nl/n स्क्वायर एंड प्लस 5lm/n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो ये एक n कटा, ये एक n कटा, तो m/n क्या था, m/n बीटा, तो ये आ गया 6 बीटा माइनस 2l/n अल्फा प्लस 5 टाइम्स एक l/n अल्फा एक m/n बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे को अल्फा एंड बीटा में दो इक्वेशन मिल गई। अब दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा मैंने इधर से बीटा निकाला, इधर डाल दिया, तो इधर से बीटा क्या आ रहा है माइनस टाइम्स 3 अल्फा प्लस 5, ठीक है। 3 अल्फा प्लस 5 को इधर ले आया नेगेटिव और बीटा आ गया, और बीटा की वैल्यू इधर पुट की, तो 6 बीटा यानी कि 6 टाइम्स माइनस 3 अल्फा प्लस 5, ठीक है, माइनस 2 अल्फा एंड प्लस 5 अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस 3 अल्फा प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो माइनस 6 इंटू 3 माइनस 6 3 18 अल्फा माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 माइनस 2 अल्फा एंड 5 अल्फा इंटू नेगेटिव, तो माइनस 5 अल्फा इंटू 3 अल्फा 15 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा इंटू 5 माइनस 25 अल्फा दैट इज इक्वल टू 0। तो मेरा बन गया माइनस 15 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 45 अल्फा एंड माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस 15 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड कर दिया, क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू या तो -1 या तो अल्फा की वैल्यू -2। अब अगर अल्फा -1 है तो इसके अंदर -1 पुट किया, -3 प्लस 5 2 इंटू -2, तो बीटा आ गया -2 एंड अल्फा अगर -2 है तो -2 इंटू 3 -6 प्लस 5 -1 इंटू 1 1, तो बीटा आ गया +1, राइट। अब ये वाला केस, राइट। तो बेसिकली ये जो चीज है ये एक एलिमेंट को डिफाइन करेगा, ये जो है ये दूसरे एलिमेंट को डिफाइन करेगा, राइट। अब क्या आ रहा है अल्फा l/n, तो l/n इज -1/1, हाँ है ना, राइट, एंड बीटा m/n, ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या -2, तो m/n की वैल्यू आ गई -2/1। अब ध्यान से चेक करो l -1 n1 n1 m-2, तो बेसिकली l रेशो m रेशो n दोनों का कंबाइन करके क्या आ जाएगा -1 रेशो l रेशो m का आ गया -2 रेशो n क्या है 1, तो ये आ गया एक एलिमेंट। अब ये पहली बात तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसके थ्रू जो डिफाइन होगा वो डायरेक्शन रेशो, राइट। डायरेक्शन कोसाइन नहीं है ये, अभी इसका यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो जाके ये डायरेक्शन कोसाइन आएगा, या तो क्वेश्चन में लिख लो वहां पे ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, ये डायरेक्शन रेशियो है, इसके थ्रू डायरेक्शन रेशियो मिलता है। अब इसके थ्रू अल्फा की वैल्यू m/n, अल्फा m/n है l/n, तो यहां पे l/n क्या मिला -2/1, बीटा m/n दैट इज 1/1, तो क्या आ गया l रेशो m रेशो n, ठीक है। इसका क्या आ गया -2 रेशो 1 रेशो 1, राइट। इसके थ्रू जो वेक्टर मिला -i कैप -2 j कैप प्लस k कैप, ये पहला वेक्टर आ गया, और ये -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। आई होप क्लियर हुआ। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट। याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला हुआ है, एंगल निकालने के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो मैंने क्या किया इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, तो
देखो -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद दूसरा वाला -i कैप -2j कैप प्लस के कैप। तो क्या आ गया, i का i के साथ -2 इंटू -1 2, 1 इंटू -2 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये जो चीज है ये पहले, अब a डॉट बी जो होगा ये आ गया जे की फॉर्म में, और a डॉट बी तो मेरा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा भी होता है। अब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √6 इंटू सेकंड का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट √6 इंटू cos थीटा। तो इस स्टेटमेंट से मैं cos थीटा निकालूंगा, तो क्या आ जाएगा, राइट। तो 1 इज इक्वल टू 6 cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/6, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/6। तो दिस इज द एंगल, ऐसे निकालेंगे। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ये एक बार नोट करो। मेथड 2 जो है, ठीक है, देखो एलिमेंट निकालने का तरीका है और कुछ नहीं, है ना। एक और तरीका रहेगा एलिमेंट निकालने का। ठीक है, देखो जरा, तो यहां से अब हम अगेन क्या करेंगे, एक वेरिएबल निकाल के उसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो इजीली आ रहा है m, तो m निकाला -3l, ठीक है, प्लस 5n, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू हमने इधर एंड इधर पुट कर दी, तो क्या इक्वेशन बन गई, 6n इंटू m दैट इज -3l प्लस 5n, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, -2nl प्लस 5m, सॉरी 5l इंटू m, m की वैल्यू अगेन माइनस, तो माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है, एंड 3l प्लस 5n दैट इज इक्वल टू 0। तो ये -n बाहर आ गया, -6n इंटू 3n, तो -6 3 था 18nl, -6n इंटू 5n, तो -5 6 था 30n स्क्वायर, -2nl -5 3 था 15l स्क्वायर, -5 5 था 25ln दैट इज इक्वल टू 0। तो -30n स्क्वायर, -18 -2 -25 -45nl and -15l स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। 15 से डिवाइड किया -15 से, तो ये आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3nl प्लस l स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो ये तो सेम टाइप की इक्वेशन बन गई, पहले भी सेम बनी थी, बस वो इक्वेशन एक ही वेरिएबल में थी, यहां पे 2 वेरिएबल है, करेंगे वही चीज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाउ। तो 2n स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 2nl प्लस nl प्लस l स्क्वायर दैट इज 0। तो 2n कॉमन, n प्लस l प्लस l कॉमन, n प्लस l दैट इज 0। तो n प्लस l कॉमन, 2n प्लस l दैट इज 0। तो या तो n प्लस l इज 0 और 2n प्लस l इज 0, यानी कि n इज इक्वल टू -l, ठीक है। तो l बाय n दैट इज इक्वल टू -1/1, और यहां से 2n इज इक्वल टू -l, तो l बाय n दैट इज -2/1। अब l बाय n आ गया, या ये आ गया, राइट। अब हम यहां पे पुट करेंगे, m की वैल्यू निकालनी है अभी हमें, है ना, लेकिन हम एक्चुअली में हमें तो रेशो चाहिए, हमें उसकी वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो हमने क्या किया, इधर इसको n से डिवाइड कर दिया, तो m बाय n क्या आ गया,
3 टाइम्स L बाय N प्लस 5। इस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, L बाय N की वैल्यू इधर -1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो -1 इंटू 3 -3 प्लस 5 2, 2 इंटू -2 बाय 1। और ये इसके लिए आ गई। अब इसके लिए m बाय n दैट इज इक्वल टू इधर -2 पुट करेंगे, -2 इंटू 3 -6 -6 प्लस 1 -1 -1 इंटू -1 तो 1 बाय 1। अब इन दोनों को यूज करके L रेशो M रेशो N LMN -1 रेशो -2 रेशो 1 एंड इन दोनों को यूज करके L रेशो M रेशो N। तो L क्या आ जाएगा, -2 रेशो M 1 रेशो N दैट इज 1। तो अगेन -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड इधर -i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब इन दोनों के बीच का वेक्टर निकाल, सॉरी एंगल निकाल दो डॉट प्रोडक्ट यूज करके। तो मेथड ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम, दोनों में से कोई भी यूज करो। क्लियर है? तो वी आर डन विद द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड ऑल। वेक्टर्स हमारा यहीं पे खत्म होता है सारा का सारा, ठीक है, इंक्लूडिंग डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। अब कल से हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। 3-4 दिन लगेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, 3-4 दिन लगेंगे प्लेन के लिए, तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, थैंक यू।